नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अधिनियम है जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022 है और 2022 है एक्ट। और ये कहाँ पे आपसे पूछा जाएगा? राजस्थान में जो एपीओ परीक्षा देने जाने वाले सभी लोग हैं उसमें ये क्वेश्चन आएगा। और इसमें धारा केवल आपको 1 से 10 तक ही पढ़ना है, पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है। केवल आपसे पूछा जाएगा धारा 1 से 10 और इसकी 2 अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस बारे में हम आप बात करेंगे। और प्री का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और एक सूचना है आप सभी का, इस वीडियो के जो लिंक में जो हमने डाला है वहाँ पे लिंक मैंने नीचे पिन कर दिया है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या आ सकते हैं और इसका नोट्स सारा आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग वहाँ यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो बात करेंगे हम लोग राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय यानी कि उपाय अधिनियम 2022। इसका एक्ट नंबर क्या है? 6 है। और इससे पहले जो एक्ट एक आपने 1992 का पढ़ा है परीक्षा संबंधित, उसका एक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका एक्ट नंबर है 6 और इस पर राज्यपाल जी की जो सहमत मिली है वो 5 अप्रैल 2022 को मिली है। इतना क्लियर हुआ। और इसमें जो आप कुल धाराओं को हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी कुल धाराओं की बात की गई है। इसमें 2 अनुसूचियों के साथ इसमें जो है कुल जो है 20 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 20 धाराएं हैं। इतनी क्लियर हो गई। यानी कि एक्ट नंबर 6 है, ये कब का एक्ट है? 2022 का है। और इसमें जो 20 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं, ये आपको इतना याद रखना है। फिर आपको याद रखना है 5 अप्रैल 2022। एक आप अप्रैल वाला एक आपको याद रखना है डेट। 1 अप्रैल जो 1973 को एक हमारी जो बनी है सीआरपीसी, उसका भी याद करके जाना है। अप्रैल वाले 2 एक्ट आप याद करके जाना, क्योंकि वहाँ पूछा जाएगा। सबसे पहली बात हम बात करेंगे यहाँ पर उद्देशिका की, क्योंकि उद्देशिका से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। पूरी उद्देशिका लिख दिया जाता है 4 ऑप्शन में। आपको चुनाव करना होता है कि इस कौन सी उद्देशिका का जो ऑप्शन है सही है। तो इसलिए उद्देशिका पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना होगा। उद्देशिका में यहाँ पे बात की गई कि स्वायत्त निकायों, पहली बात क्या की गई? स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य के अधीन किसी भी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों के प्रकटन और अनुचित साधनों के उपयोग के अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी उपायों का उपबंध करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए अभिहित न्यायालय और उनसे सशक्त और अनुसांगिक मामलों का उपबंध करने के लिए इस विधेयक को बनाया गया, मतलब इस एक्ट को बनाया गया है। तो सबसे पहले आपने देखा क्या वर्ड यूज है? स्वायत्त निकायों। दूसरी बात क्या है? प्राधिकारियों। तीसरी बात है बोर्डों। और जो 5वीं बात है निगमों। यानी कि इन सब के लिए, मतलब स्वायत्त निकायों के लिए, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर जो भर्ती के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में जो प्रश्नों के प्रकटन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। पहला इसका उद्देश्य है स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के प्रकटन और अनुचित साधनों के उपयोग के लिए रोकथाम के लिए और नियंत्रण के लिए इस एक्ट का बनाया गया है। फिर इसमें क्या है कि ऐसे अपराधों के विचारण के लिए अभिहित जो न्यायालय हैं और उनसे सशक्त अनुसांगिक मामलों का उपबंध करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें एक वर्ड स्वायत्त निकाय है, प्राधिकारियों हैं, बोर्डों हैं और निगमों हैं। और राज्य सरकार के अधीन भर्ती के प्रयोजन की जितनी भी परीक्षाएं उनको रोकथाम के लिए, प्रकटन के लिए और अनुचित साधनों के उपयोग में रोकथाम और नियंत्रण के लिए बनाया गया है। तो प्रकटन वर्ड यूज हुआ है, रोकथाम यहाँ पर जो है अनुचित साधनों का उपयोग के लिए और रोकथाम और नियंत्रण, मतलब 3 वर्ड है, प्रकटन, रोकथाम और नियंत्रण, ये याद रखना है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर अपराधों के विचारण के लिए अभिहित न्यायालय भी यहाँ पर वर्ड यूज किया गया। तो ये सारे वर्ड आपको ध्यान में रख के जाना है, तभी आप वहाँ पर
समझ पाएंगे क्या प्रकटन की बात की गई थी, क्या रोकथाम की बात की गई थी, क्या नियंत्रण की बात उद्देशिका में की गई थी। अगर ये सारे वर्ड में से कोई मिस कर देता है, उद्देशिका मिलाने को दे देता है, आप वहाँ सही ऑप्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिहार की जुडिशरी में ऐसा हो चुका है। फिर हम लोग बात करेंगे धारा 1 पे। धारा 1 क्या कहती है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्रसार और प्रारंभ, यानी कि इसका विस्तार और प्रारंभ क्या है। तो पहला इसका नाम जो है आप सभी जानते हो कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा जो भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022 उपधारा 1 में। दूसरा है इसका जो लागू होता है कहाँ पर है, संपूर्ण राजस्थान में लागू होता है। तीसरी बात है कि ये कब प्रबत होगी, जब राज्य सरकार अधिसूचना में इसके लिए नियत कोई तारीख होगी तब ये लागू हो जाएगी। फिर हम देखेंगे इसमें परिभाषाएं कितनी हैं। तो परिभाषाएं या हम कुल देखते हैं तो जी तक है, ठीक है, जी तक है, यानी कि 3, 3, 6, 7 परिभाषाएं याद करना है। और 1992 वाले में हमने 4 चीज़ें याद की थी, 3 परिभाषाएं थी और एक बात थी कि बीएनएस के अंतर्गत, बीएनएस यानी कि आईपीसी के अंतर्गत जो परिभाषित है उसका अर्थ लगाया जाए। यहाँ पे भी वही बात की गई है, लास्ट वाली जो जी में है कि 1860 आईपीसी के अंतर्गत जो है वही बात की गई। तो हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा सबसे पहले यहाँ पर बात की गई 2A में सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। मतलब पहली बात यहाँ पर क्या है परिभाषा, 2A सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। 2B में क्या है, परीक्षा प्राधिकारी। 2B में क्या है, परीक्षा प्राधिकारी। 2C में क्या है, परीक्षा केंद्र। और 2D में क्या है, तो परीक्षार्थी। और 2E में क्या है, सार्वजनिक परीक्षा। और 2 जो F में क्या है, अनुचित साधन। तो यानी कि देखो, एक मैं तुम सभी को पहले धारा हमको नहीं याद करना, वर्ड याद करना कि क्रम क्या है। देखो कोई भी पहले क्या होती है, सार्वजनिक परीक्षा का संचालन किया जाता है। सार्वजनिक परीक्षा का संचालन, और संचालन कौन करता है, तो परीक्षा का प्राधिकारी करता है। और प्राधिकारी ये संचालन कहाँ पे करता है, परीक्षा केंद्र पर करता है। और वो किससे परीक्षा केंद्र पर कौन जाता है, परीक्षार्थी जाता है। और वो कैसी परीक्षा होती है, सार्वजनिक परीक्षा होती है। और उसी सार्वजनिक परीक्षा में क्या प्रयोग किया जाता है, अनुचित साधन, यानी कि संचालन, फिर है अपना प्राधिकारी, फिर है परीक्षा केंद्र, फिर है परीक्षार्थी, उसके बाद बात की गई है सार्वजनिक परीक्षा, फिर अनुचित साधन। देखिए आप बहुत ज़्यादा पहले वर्ड याद करने की ना सोचें, दिमाग को आप सही डायरेक्शन पहले दें कि सार्वजनिक परीक्षा की बात सबसे पहले की गई है, दूसरी बात परीक्षा प्राधिकारी की बात की गई है, तीसरी बात परीक्षा केंद्र की बात, चौथी बात परीक्षार्थी की, और जो 5वीं बात है सार्वजनिक परीक्षा, और फिर अनुचित साधन। तो सार्वजनिक परीक्षा का संचालन से क्या है, अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। 2A में बात की गई है सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से अभिप्रेत है, और इसमें सम्मिलित है प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों, OMR शीट और परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भंडारण जो है भंडारकरण और परिवहन और वितरण और संग्रहण और मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा इत्यादि। यानी कि आपको देखना है कि सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो एक तो है हम लोगों को प्रश्न पत्र दिया जाता है, यानी प्रश्न पत्रों, फिर उसके साथ उत्तर पत्र भी दिया जाता है, तो उत्तर पत्रों, फिर OMR शीट दी जाती है भरने के लिए, तो OMR शीट, और परिणाम पत्रकों की तैयारी, यानी कि जो परिणाम पत्र होते हैं उनकी भी तैयारी इसके अंतर्गत आता है, वहाँ से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। फिर जहाँ से छापा जाता है मुद्रण और पर्यवेक्षण, ठीक है, और जो कोडिंग इसके लिए की जाती है, कोडिंग प्रक्रिया और भंडारकरण, यानी कि जो ये पेपर छापे जाते होते हैं तो उसका भंडारण किया जाता है, और उसको जब संचालन यानी कि कोई परिवहन प्रयोग किया जाता है पहुंचाने के लिए पेपर, तो परिवहन में भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, तो परिवहन भी आता है। वितरण भी किया जाता है तो वितरण होता है, और उसके अंतर्गत संग्रहण भी आता है। और उसके बाद जब ये हम सब पेपर दे देते हैं तो मूल्यांकन भी किया जाता है, तो मूल्यांकन और परिणाम की घोषणा, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। इसके अंतर्गत पहली बात है प्रश्न पत्रों, दूसरी बात है जो है उत्तर पत्रकों, तीसरी बात है OMR शीट, चौथी फिर OMR शीट, और क्या है इनका
परिणाम पत्रकों की तैयारी, मतलब ये चीज़ें तो आती हैं कि मतलब कोई प्रश्न पत्र है, मार्कशीट है और उत्तर पत्र है, इनका क्या करना है, और परिणाम के पत्रकों की तैयारी, मतलब ये संसाधन के रूप में आता है। तैयारी करना, मुद्रण करना, पर्यवेक्षण करना, कोडिंग प्रक्रिया, भंडारक, परिवहन, वितरण और संग्रहण, यानी कि पेपर से संबंधित ऊपर से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, और ये तैयारी के जो आपका मतलब उसके संचालन के लिए जो जरूरी होती चीज़ें, उनके बारे में बात बताया गया है। चाहे वो तैयारी हो, मुद्रण हो, पर्यवेक्षण हो, कोडिंग प्रक्रिया है, भंडारण है और परिवहन है, वितरण है, संग्रहण है, मूल्यांकन है, यानी 9 शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, सार्वजनिक परीक्षा का संचालन के अंतर्गत। दूसरी बात है 2B के अंतर्गत परीक्षा प्राधिकारी। अब परीक्षा प्राधिकारी कौन होगा, तो परीक्षा प्राधिकारी का मतलब है जो अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अप्रेत है। जो अनुसूची, जब हम 2B के अंतर्गत जो अनुसूची हमारी यहाँ पर 1 दी गई है, उसके अंतर्गत जो परीक्षा प्राधिकारी होगा वही होगा। फिर हमारा परीक्षा केंद्र 2C में है। अभी परीक्षा केंद्र 2A में हम 1992 वाले में A में पढ़ के आए, लेकिन यहाँ पर किस में है, C में बात कर रहे हैं। तो C में क्या है, परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र से किसी भी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई संस्था, ये क्या है, किसी भी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई संस्था या उसका कोई भाग या कोई अन्य स्थान अप्रेत है जिसमें उससे संलग्न संपूर्ण परिसर आता है। क्या आता है, आयोजित करने के लिए नियत प्रयुक्त कोई संस्था या उसका भाग या कोई अन्य स्थान और उसका संपूर्ण परिसर किसके अंतर्गत आता है, परीक्षा केंद्र। फिर अगली बात है हमारी है 2D में परीक्षार्थी। परीक्षार्थी से ऐसा व्यक्ति है जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। यानी कि जो कौन होगा परीक्षार्थी, जिसको संबंधित प्राधिकारी होता है उसके द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, जो तुम्हारा एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, अभिप्रेत है, और उसमें उसके निमित्त सूत्र लेखक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति शामिल है। यानी कि जो विकलांग हो जाता है, किसी तरह एक्सीडेंट हो गया, तो उसके साथ जो सूत्र लेखक भी होता है वो भी परीक्षार्थी के अंतर्गत आता है। ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित अधिकारी जो हमारा प्राधिकारी होते हैं उसकी अनुमति प्राप्त करना हो, लाओ सूत्र लेखक भी इसके अंतर्गत आता है, परीक्षार्थी के अंतर्गत। क्लियर हो गई। फिर 2D के बाद E हमें पढ़ना है सार्वजनिक परीक्षा। अब सार्वजनिक परीक्षा क्या है, तो सार्वजनिक परीक्षा से स्वायत्त निकायों, एक तो है स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित, यहाँ पे बात क्या क्या की गई, एक तो स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों, निगमों सहित राज्य के अधीन किसी भी पद पर भर्ती के लिए प्रयोजन के लिए जो अनुसूचित 2 में विनिर्दिष्ट परीक्षा है वो सारी क्या होंगी, सार्वजनिक परीक्षा होंगी। ई में बात की गई है। तो इस स्वायत्त निकाय, प्राधिकारी, बोर्ड, ये सारी बातें आपने उद्देशिका में दिया था। तो ये सारी सार्वजनिक परीक्षा के भर्ती के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो होगा सार्वजनिक परीक्षा। फिर अनुचित साधन। अनुचित साधन की बात कहाँ में की गई है, एफ में। तो कहा जाता है किसी भी परीक्षार्थी के संबंध में सार्वजनिक परीक्षा में किसी भी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में कोई लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि, मुद्रित सामग्री, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग करना शामिल है अनुचित साधन के अंतर्गत। कोई सार्वजनिक परीक्षा हो रही है, ठीक है, और सार्वजनिक परीक्षा में आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से ले रहे हैं या समूह से ले रहे हैं, लाभ कैसा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, वो चाहे लिखित रूप में हो, अभिलिखित रूप में हो, प्रतिलिपि रूप में हो, मुद्रित रूप में हो, वो व्यक्ति जो है अप्राधिकृत सहायता आप ले रहे हो, अप्राधिकृत चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या यांत्रिक माध्यम से या गैजेट का उपयोग करके कर रहे हो, तो अनुचित साधन माना जाएगा, जो है 2F के 1 क्लास में। B क्लास में क्या बताएगा, किसी भी व्यक्ति के संबंध में, कोई भी व्यक्ति के संबंध में 4 चीज़ें, प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षड्यंत्र करना भी अनुचित साधन है। मतलब किसी भी व्यक्ति के संबंध में प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण, ठीक है, प्रकटन करने का प्रयास या प्रकटन का षड्यंत्र। यानी कि पहली बात है प्रतिरूपण याद रखना है, फिर प्रकटन याद रखना है, फिर प्रकटन का प्रयास, फिर प्रकटन का षड्यंत्र, यानी 4 बातें हो गई। फिर दूसरे में क्या बात की गई है, दूसरे में बात की गई प्रश्न पत्र की को अप्राधिकृत रीत से उपापाप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना।
यानी कि जो प्रश्न पत्र आप क्या है खरीद रहे हो, कहीं से प्राप्त कर रहे हो, उसका प्रयास करना भी, उसका कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना भी अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। फिर अगली हमारा तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है कि अपराधिकृत रीत से प्रश्नफल हल करना या हल करने का प्रयास करना या हल करने में सहायता मांगना, यानी कि सहायता मांगना, हल करना या हल करने का प्रयास करना। एफ के जो क्लास 2 के 3 में ये बात बताई गई है। चौथी बात क्या है कि सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अपराधिकृत रीत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सहायता सम्मिलित है। ठीक है, ये आपका अनुचित साधन हो गया, क्लियर हो गया। स्पष्टीकरण कहता है किसी व्यक्ति में क्या है, परीक्षार्थी भी शामिल है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे जो जी में बात की गई है। जी में मतलब जो शब्द इसमें नहीं परिभाषित है वो परिभाषित कहाँ का, उसका अर्थ कहाँ से लिया जाएगा, तो भारतीय दंड संहिता 1860। तो क्लियर हो गया। पहली बात आपकी सार्वजनिक परीक्षा का संचालन है 2A में। दूसरी बात आपकी 2B में क्या परिभाषित है, परीक्षा प्राधिकारी। 2C में क्या है, परीक्षा केंद्र। 2D में है परीक्षार्थी और 2E में है सार्वजनिक परीक्षा। 2F में है अनुचित साधन और जो है 2G में है जो BNS या भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित है, वहाँ से अर्थ लिया जाएगा। क्लियर। देखिए बहुत बार जब पढ़ोगे, बार बार वीडियो आप सुनते रहना, ऑडियो लेक्चर की तरह आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगली हमें परिभाषा पढ़नी है 3, अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध। उसमें भी धारा जब 1992 वाला पढ़ रहे थे उसमें भी यही बात थी कि प्रतिषेध, तो या ये बात है धारा 3 में अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा, धारा 3 कहती है। धारा 4 क्या कहती है कि प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण, यानी प्रश्न पत्र का कब्जा कर रहे हो और प्रकटीकरण कर रहे हो तो कौन सी धारा बात करती है, धारा 4। इसके अंदर क्या कहता है कि सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्न पत्रों को खोलने और उसका वितरण करने के लिए अपने कर्तव्य के आधार पर प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति नियत समय से पूर्व निम्नलिखित नहीं करेगा। मतलब कोई सार्वजनिक परीक्षा का संचालन किया जा रहा है और जो प्रश्न पत्र दिया जा रहा है उसका खोलना और वितरण करने के लिए जो नियत जो कर्तव्य हैं, उसके नियत समय है, जो नियत व्यक्ति है उसके पूर्व क्या नहीं करेगा, वो 2 बातें। पहली बात क्या नहीं करेगा, 4A में क्या कहा जाता है, ऐसे प्रश्न पत्र या उसके किसी भाग या उसकी प्रति को खोलना, प्रकट करना, उपात्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या हल करना, ये सब क्या है, प्रश्न पत्र का प्रकटीकरण कहलाएगा या कब। ठीक है, अगली बात है 4B में, किसी भी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई भी गोपनीय सूचना या कोई गोपनीय सूचना ऐसे प्रश्न पत्रों से या उसके संदर्भ में देना या ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन देना, मतलब देना भी दंडनीय है, प्रकटन करना और उसके वचन भी देना, ये सारी काम नहीं करेगा। जो भी सार्वजनिक परीक्षा का संचालन कर रहा है वो इन 2 कामों को नहीं करेगा। पहला काम वही है आपका कि किसी प्रश्न का किसी भी भाग की प्रति को खोलना, प्रकट करना, उपात्त करना, प्रयास करना, कब्जे में लेना या हल करना, ये बात हो गई। फिर बात क्या है कि किसी भी परीक्षार्थी को कोई गोपनीय सूचना नहीं देगा, गोपनीय सूचना देने के प्रश्न के संबंध में संदर्भ में मतलब कोई जो वचन भी नहीं देगा, ये बात 4। 5वीं धारा क्या कह रही, परीक्षा कार्य से न्यस्त या उसमें लगे व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम, यानी कि जो भी व्यक्ति जिसको ये न्यस्त किया गया काम है, जो उसमें लगे हैं, उनकी प्रकटन की रोकथाम की बात 5 में की गई कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में न्यस्त है या उसमें लगा हुआ है, सिवाय उस दशा में, मतलब छोड़कर उस दशा में जब ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात हो, मतलब उसको आज्ञा है कि वो कर सकता है, तो उससे पहले क्या करेगा, ऐसे सूचना या उसका भाग या उस प्रकार के न्यस्त किए जाने वाले कार्य के आधार पर जानकारी में आया है किसी भी अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा या प्रकट कर नहीं करवाएगा या नहीं बताएगा। ये बात 5 में हो गई। 6ठा नंबर क्या है, 6ठी धारा क्या कहती है कि प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र या ओमार सीट किसी रूप में अपराधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण, मतलब कोई प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र या ओमार सीट का कब्जा कर रहा है अपराधिकृत रूप से या प्रकट कर रहा है, उसकी बात कहाँ पे गई है, धारा 6 में। क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व ऐसा करने के लिए विधिपूर्व प्राधिकृत नहीं है या अपने कर्तव्य के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त नहीं है किसी सार्वजनिक परीक्षा में, ऐसे प्रश्न पत्र, एक क्या कहता है, ऐसे प्रश्न पत्र या
उत्तर पत्र या ओमार सीट या कोई भाग या प्रत किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा और कब्जे में नहीं लेगा। क्लियर। फिर क्या है, बी, ऐसी सूचना नहीं देने का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा। ऐसे प्रश्न से संबद्ध या प्राप्त या संबंधित होने के बारे में वह जानता है, ऐसा विश्वास करने के पास कारण है। क्लियर हो गया। 7वीं धारा क्या कहती है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध। कहाँ पे बात की गई, साथ कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त नहीं है, जो सार्वजनिक परीक्षा के संचालन कार्य में लगा हुआ नहीं है अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कहाँ पे बात की गई, धारा 7 में। धारा 8 बात क्या कहती है कि परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। यानी कि परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई भी स्थान जो होगा सार्वजनिक परीक्षा के उपयोग में नहीं लिया जाएगा। ये बात कहाँ पे की गई है, धारा 8 में। क्या बात कर दी है कि कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त या उसमें लगा हुआ है, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा, न करवाएगा। ये बात कहाँ पे है, 8 में। 9वीं बात क्या कहती है कि प्रबंध तंत्र या संस्था या अन्य द्वारा अपराध, यानी कि प्रबंध तंत्र और संस्था या अन्य लोगों के द्वारा जो अपराध है उसके बारे में बात कहाँ है, 9 में। 9 में क्या बात है कि जब कभी प्रबंध तंत्र या संस्था या समिति सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध कारित किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किए जाने के समय प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के कारोबार या प्रभारी था, या प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के कारोबार के संचालन के लिए प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के प्रति उत्तरदायी या साथ ही साथ प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व की भागीदारी या अन्य किसी भी अपराध के दोषी समझे जाएंगे और स्वयं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए किए जाने के दायी होंगे और तदनुसार दंडित किए जाएंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो संस्था है या सीमित दायित्व की कोई भागीदारी संस्था है, अगर इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी उसको कारोबार जो भी चीज़ें दिया गया है, अगर उसमें कोई भी करेगी तो इसके अंतर्गत दंडित किया जाएगा। परंतु क्या कहता है कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर दे कि उसका अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया है और या उसने उस अपराध को कारित होने से रोकने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी। यानी कि जो भी कोई संस्था पेपर ऊपर करवा रही है या कोई सीमित दायित्व भागीदारी है वो भी करवा रहा था, तो उसमें अगर वो साबित कर दे कि भाई हमारा इसमें किसी भी तरीके से हम इसमें लिप्त नहीं थे, या तो ये बता दे कि हम सम्यक तत्परता बरते थे, फिर तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये परंतु नंबर 1 के 1 ने बताया गया, एक ही परंतुक है। उपधारा जो 2 क्या कहती है कि उपधारा 1 में विटनेस किसी बात के होते हुए भी जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी प्रबंधन या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य द्वारा कारित किया गया है या साबित हो जाता है कि अपराध प्रबंधन या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंध सचिव या अन्य अधिकारी की सहमत या मौनता या उसकी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया है, तो ऐसे निदेशक, भागीदार ये सारे लोग दंडित किए जाएंगे। तो यानी कि ये धारा बहुत लंबी थी और आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ये पूछा जाएगा कि प्रबंधन संस्था या अन्य द्वारा अपराध के बारे में बात कहाँ पे की गई है, 9। और फिर पूछा जाएगा आपसे कि क्या निदेशक, भागीदार, प्रबंध मतलब किसको दंडित किया जाएगा। तो जो संस्था के निदेशक होते हैं, भागीदार होते हैं, प्रबंधक होते हैं, सचिव होते हैं, उनको दंडित किया जाएगा, ये अगर इस तरीके का कार्य किया जाता है। दंड की बात कहाँ पे की गई, धारा 10 अंतिम धारा है। इस एक्ट से 10 ही धारा पढ़ना है, जबकि कुल धाराएं 20 हैं। शस्त्र क्या बात करती है, दंडियाँ शस्तियाँ क्या हैं, तो पहली उपधारा में यदि कोई परीक्षार्थी द्वारा 2F1 के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधन में लिप्त पाया जाता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सके दंडित होगा और ऐसे जुर्माने से जो 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा दंडनीय होगा, और जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर ऐसे परीक्षार्थी दोनों में से किसी बात की जिसकी अवधि 9 मास तक की हो सकेगा दंडित किया जाएगा। यानी कि
जो भी व्यक्ति परीक्षार्थी को नकल करवाएगा 2(1) में है, जिस तरीके से उसमें बात की गई है, उस व्यक्ति को दंड मिलेगा 3 वर्ष तक का, या जुर्माना उसको, और उसको जुर्माना कितना देना पड़ेगा, वो होगा 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ठीक है। और अगर वो जुर्माना मतलब जो भी परीक्षार्थी अगर मतलब ये सब करेगा तो वो 3 वर्ष तक दंडित किया जाएगा, और क्या होगा 1 लाख रुपये से उसको कम जुर्माना नहीं होगा। अगर वो जुर्माना नहीं दिया जाएगा तो उसमें 9 महीने उसके दंड में और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 3 साल 9 महीने तक उसको दंडित किया जाएगा। ये बात याद रखना है। यहाँ पर लिखा है ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक के हो सकेगा दंडित होगा, और जुर्माना 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा। ठीक है, मतलब मिनिमम है 1 लाख रुपया। अगर कोई परीक्षार्थी जो 2(1) के अंतर्गत अगर वो क्या कर रहा है, लिप्त है अनुचित साधन में, तो उसको इतना दंड है। अगली हम धारा करते हैं कि परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए यदि कोई व्यक्ति चाहे सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के कर्तव्य के लिए न्यस्त या प्राधिकृत व्यक्ति किया गया हो या नहीं, षड्यंत्र या अन्यथा 2(2) में यथा परिभाषित अनुचित साधन में लिप्त या लिप्त होने का प्रयत्न करता है, तो उसके लिए दंड की बात करता है। कहाँ पे की गई है, 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक, मिनिमम मतलब 5 वर्ष है और मैक्सिमम उसका कितना है 10 वर्ष। और जुर्माना कितना है, जो 10 लाख रुपए से कम नहीं हो, किंतु 10 करोड़ रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। यानी कि परीक्षार्थी को 2(1) में दंड दिया जा रहा है 3 वर्ष, और 1 लाख रुपये से कम जुर्माना नहीं होगा। अगर वो 1 लाख नहीं दे पा रहा है तो उसको दंड कितना होगा, 9 महीने बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसमें जो व्यक्ति अगर इसमें उसको लिप्त पाया जाता है, प्रयत्न कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है, तो उसके लिए दंड की बात की गई है। वो मिनिमम 5 वर्ष उसको दंड मिले जाएगा, मैक्सिमम 10 वर्ष होगा, और जो पैसा उसको जुर्माना होगा वो क्या होगा, 10 लाख रुपये मिनिमम है और मैक्सिमम जो है 10 करोड़ रुपया है। और फिर कहता कि परंतु क्या होगा, अगर ये जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर ऐसे व्यक्ति दोनों में से किसी भांति से जो 2 वर्ष तक के हो सके दंडित। यानी कि अगर वो 10 करोड़ रुपया नहीं दे रहा तो उसका दंड कितना बढ़ जाएगा, 2 वर्ष और बढ़ जाएगा। वहाँ पे 9 महीना है, यहाँ पर 2 वर्ष है। ये बात याद रखना है। परंतु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास का दंड भी अधिरोपित कर सकता है। अगर कोई विशेष कारण है तो न्यायालय के पास ये पावर है। तो ये हो गई आपकी 10 धाराएं। अगली हम बात करेंगे अनुसूची, क्योंकि अनुसूची पूछी जाएगी। अनुसूची में जो आपके सब्जेक्ट दिए होते हैं उनको याद रखना है। अनुसूची में क्या दिया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति, राज्य द्वारा पोषित विश्वविद्यालय, राज्य माध्यमिक, राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, और राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नत बोर्ड जयपुर, और राजस्थान सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेंटर उपक्रम, और कोई सोसाइटी, निगम, स्थानीय निगम या राज्य सरकार के पूर्ण या भागता तो राज्य सरकार द्वारा अनुचित कोई अन्य प्राधिकारी। ये सारे चीज़ें क्या होंगी, जो परीक्षा के नियमक हैं। यानी कि जो हमने यहाँ पर जो हम लोग पढ़ के आए थे 2(b) में पढ़े थे परीक्षा प्राधिकारी। तो ये सारी प्राधिकारी हैं। ये हमारी अनुसूची जो दी गई है ये प्राधिकारी हैं, मतलब कौन कौन प्राधिकारी हैं जो परीक्षा कराते हैं, वो उनकी बात 10 लिस्ट दी गई है। एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, दूसरी बात है राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, राज्य द्वारा पोषित कोई विश्वविद्यालय है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नत बोर्ड जयपुर है, राजस्थान सरकार के स्वामित्व में पब्लिक सेंटर उपक्रम कोई सोसाइटी निगम करा रही है, राज्य सरकार द्वारा कोई। तो इस तरीके से 10 हो गए। फिर आपने बताया है कि जो परीक्षा संचालन में को परीक्षाएँ कौन कौन से अंतर्गत आएंगी, जो आपने पढ़ा है 2(e) में। तो ई में क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा संचालित हो रही है, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जो परीक्षा संचालित हो रही, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा संचालित, यानी कि जो आप प्राधिकारी पढ़ें उनके संचालन के लिए वही आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये बातें आप सभी की क्लियर होगी। 10 सब्जेक्ट वही जो प्राधिकारी हैं उनके द्वारा जो परीक्षाएँ करा जा रही हैं वो आएंगी। तो इस तरीके से आप सभी के लिए मैंने प्रयास किया कि आपको समझाएं, और इसको 1-2 बार समझोगे
और पढ़ोगे समझ में आ जाएगा और आपको बेहतर जो क्वेश्चन आपसे वहाँ पर हल हो पाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।